एक सलाम वतन के नाम, 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 एक सलाम वतन के नाम। कर्नल योगेंद्र सिंह, जी हां, यही नाम है उस जांबाज का जिससे आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं। कर्नल योगेंद्र सिंह से बात करना वाकई एक जोशीला अनुभव रहा। वे 1963 में भारतीय सैन्य सेवा में आए। बचपन से ही सेना में नौकरी का सपना कैसे हकीकत में तब्दील हुआ, इसका जिक्र करते हुए योगेंद्र सिंह बताते हैं। मैं कर्नल योगेंद्र सिंह बहरी का रहने वाला हूं और 1963 के अंदर मैंने आर्मी में एज ए सेकंड लेफ्टिनेंट ज्वाइन किया था। जब मैं 4th में था, मेरी ये इच्छा होती थी कि मैं आर्मी ज्वाइन करूंगा। उस टाइम मुझे ये नहीं पता था कि ऑफिसर क्या होता है और सिपाही क्या होता है। मैंने सन 63 में आर्मी ज्वाइन की। उसका मुझे सबसे ज्यादा जोश आया जब सन 1962 की चाइना के साथ में हमारी लड़ाई शुरू हो चुकी थी। उस टाइम पर मैं ऑलरेडी नौकरी कर रहा था और मैं वेस्टर्न रेलवे के अंदर सिग्नल इंस्पेक्टर की पोस्ट के ऊपर था। वहां से मैंने इमरजेंसी कमीशन के लिए अप्लाई किया। इंटरव्यू के बाद में मेरा एसएसबी हुआ और EC2 के अंदर 27 सितंबर 1963 को कमीशन मुझको मिल गया। देहरादून में संपन्न हुई ट्रेनिंग के बाद कर्नल योगेंद्र सिंह का पोस्टिंग जालंधर में एक नई ब्रिगेड की सिग्नल कंपनी में एज सेकंड कमान हुआ। ये 1965 की ही बात है, जब जालंधर के बाद कर्नल योगेंद्र सिंह का पूरा ब्रिगेड मेरठ के लिए मूव कर गया था। पाकिस्तान के साथ झड़पों का सिलसिला तो मार्च 1965 से ही शुरू हो चुका था, जब कच्छ के रन में उसने ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम लॉन्च किया था। सितंबर आते आते तो युद्ध का दायरा काफी विस्तृत हो चुका था। हालात के इस नाजुक मोड़ पर योगेंद्र सिंह की ब्रिगेड को फिर से जालंधर मूव करने का आदेश मिला। जालंधर के बाद में हमारा पूरा ब्रिगेड मूव कर गया मेरठ और कुछ ही दिनों के बाद में सन 65 का लड़ाई का सिलसिला शुरू हो गया। शायद 3 या 4 सितंबर की बात होगी। मैंने देखा कि 4 माउंटेन डेव जो उस जमाने में बरेली में हुआ करता था, वो मूव कर रहा था। अगले दिन 4 तारीख की रात को करीब 11 बजे मैसेज आया कि ब्रिगेड कमांडर की इमरजेंसी मीटिंग है। मुझे फौरन हो गया कि ये हमारा मूवमेंट के लिए ऑर्डर आने वाले हैं। गए, ब्रिगेड कमांडर जो थे ब्रिगेडियर RSL पसीचा, उन्होंने कहा कल सुबह 5 बजे हमारा ब्रिगेड यहां से जालंधर मूव कर रहा है और हम लड़ाई के लिए जा रहे हैं। कर्नल योगेंद्र सिंह बताते हैं कि जिस समय ब्रिगेड को जालंधर मूव करने का आदेश मिला था, उस रात मौसम का कहर मूसलाधार बारिश बनकर मेरठ पर टूट रहा था। लेकिन जिनके इरादे फौलादी होते हैं, वे मौसम की परवाह कहां करते हैं। मौसम को ठेंगा दिखाते हुए योगेंद्र सिंह की ब्रिगेड ने निर्धारित समय पर मेरठ को छोड़ दिया। ब्रिगेड ने अंबाला में शॉर्ट स्टे लिया तो पाकिस्तानी बमबारी ने उनके हौसले और इरादे का इम्तिहान लेने की कोशिश की। अभी तक मुझको याद है, उस रात को 4 और 5 तारीख की रात को पानी बहुत ज्यादा बरस रहा था मेरठ में। उसकी परवाह ना करते हुए रात में ही हमने सब पूरा लोडिंग कराया और लोडिंग कराने के बाद में हमको ये कहा गया था कि सुबह 5 बजे सब गाड़ियां लाइन अप हो जाएंगी और मार्च कर जाएंगी। वहां से हम लोग 5 बजे ठीक जो स्टार्ट पॉइंट था उसको क्रॉस कर गए और मेरठ को छोड़ दिया और मैं जो है यूनिट को लेके रात को अंबाला पहुंच गया।
रात को हम जब कैंपिंग ग्राउंड में आराम कर रहे थे, रात को बम्बार्डमेंट हुआ। हमारे कैंपिंग ग्राउंड से हार्डली 1 किलोमीटर या 1 किलोमीटर दूर पर एक चर्च था और उस बम्बार्डमेंट के अंदर उस चर्च को बिल्कुल तबाह कर दिया और मिलिट्री हॉस्पिटल के ऊपर भी उन्होंने गोले बरसाए। सिग्नल कंपनी का मुख्य कार्य होता है युद्ध काल में सेना की कम्युनिकेशन को प्रॉपर रखना। इसके लिए उसे न केवल टेलीफोन लाइनें बिछानी पड़ती हैं, बल्कि उनकी मेंटेनेंस और रिपेयरिंग का जिम्मा भी होता है। ब्रिगेड का अगला पड़ाव था जालंधर। जालंधर से ब्रिगेड और सिग्नल कंपनी को आदेश मिलता है कि वो अपर बड़ी कैनाल पर जाकर पोजीशन लेंगे और काउंटर बम्बार्डमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए कम्युनिकेशन सर्विसेज देंगे। आदेश मिलते ही सिग्नल कंपनी फ्रंट पर पहुंच जाती है और पाकिस्तानी सीमा से मात्र 2.5-3 किलोमीटर पहले बंकर बनाकर पोजीशन ले लेती है। कर्नल योगेंद्र सिंह बताते हैं कि यहां उन्होंने लगभग 30-35 किलोमीटर लंबी कम्युनिकेशन लाइन दी, जो कि एक बड़ा टास्क था। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हम वहां से चले और चलने के बाद में हम जालंधर पहुंच गए। जालंधर हमने कैंपिंग किया और 2 दिन के बाद में हमको हुक्म मिल गया कि अपर बड़ी दोआब कैनाल के ऊपर जाके हमारी सिग्नल कंपनी और ब्रिगेड हेडक्वार्टर पोजीशन लेंगे। बाद में ब्रिगेड हेडक्वार्टर पे वापस कोर हेडक्वार्टर में बुला लिया गया, लेकिन सिग्नल कंपनी को उधर ही रखा और कहा कि आप काउंटर बम्बार्डमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके लिए आप कम्युनिकेशन प्रोवाइड करेंगे। अपने बंकर्स हमने खोद लिए और पाकिस्तान से ज्यादा से ज्यादा वो 2.5-3 किलोमीटर दूर हिंदुस्तान के अंदर हमारे बंकर थे। उस टाइम पर हमारी जो कम्युनिकेशन इतनी ज्यादा लंबी हो चुकी थी कि इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था। जितने भी थे कि हम 20-22 किलोमीटर, हमारे वहां पर 30 और 35 किलोमीटर तक हमने एक पर्टिकुलर लाइन के ऊपर हमने कम्युनिकेशन दी। जोखिम उठाना और खतरों से खेलना, यही होती है एक फौजी की जिंदगी। इन्हीं खतरों और जोखिमों के बीच कर्नल योगेंद्र सिंह अपने टास्क पर निकल पड़ते हैं। वे बताते हैं, चूंकि ये सीमा के पार पाकिस्तानी क्षेत्र था, इसलिए रास्ते में पाकिस्तानी बम्बार्डमेंट ने उनका स्वागत किया। किसी तरह पोजीशन लेकर वे अपने आप को सुरक्षित करते हैं। कुछ देर बाद वे पुनः आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि लगभग आधा किलोमीटर आगे पाकिस्तानी गांव रामपुर कलां से एक भारतीय जवान दौड़कर आता है और उन्हें गांव में कुछ पाकिस्तानी सैनिकों के छुपे होने की सूचना देता है। एक दिन मेरे साथ में 2 जवान और थे और जीप में हम जा रहे थे। पाकिस्तान की बात है, पाकिस्तान के अंदर थे। तो इतनी देर में हमने देखा कि एक मैंगो ग्रूव था, आम का बाग। उस आम के बाग के ऊपर पाकिस्तान का बम्बार्डमेंट बहुत तेजी से होने लगा और पोजीशन में जमीन पे ले रखी थी। 15-20 मिनट के बाद में हम वहां से फिर आगे चले लाइन को ठीक करवाने के लिए। तो हमने देखा एक गांव था रामपुर कलां, पाकिस्तान के अंदर। रामपुर कलां जो था वो ज्यादा से ज्यादा आधा किलोमीटर दूर था। उस गांव के अंदर एक हमारा हिंदुस्तानी जवान आया भागते हुए, कहता है, साहब यहां पाकिस्तानी छुपा हुआ है। अब मेरे पास में एक ड्राइवर, 2 जवान, एक मैंने कहा तुमको कैसे पता? कहता साहब मैंने देखा और वो मुझे देख के अंदर मकान में घुस गए। मैंने कौन से मकान में घुसे हैं? कहते ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन ये 4-5 मकान है, इनमें से किसी में घुसे हैं। कर्नल योगेंद्र सिंह ड्राइवर सहित कुल 4 लोग थे और 5वां वो जवान था जो सूचना लाया था। इतनी कम स्ट्रेंथ के चलते ये बहुत ही रिस्की था कि उन घरों को सर्च करने का कदम उठाया जाए। ये कर्नल योगेंद्र सिंह की हिम्मत और सूझबूझ का ही परिणाम था कि उन पाकिस्तानी सैनिकों को अरेस्ट किया जा सका। उन्हें न केवल अरेस्ट किया गया बल्कि आश्वस्त भी किया गया कि उनके साथ हरगिज ऐसा कोई बर्ताव नहीं किया जाएगा जो जेनेवा कन्वेंशन के नियमों के विरुद्ध हो। जबकि वे भयभीत थे
कि अब उन्हें निश्चित ही मार दिया जाएगा। आखिर में उन्हें भारतीय सैन्य अधिकारियों के हाथों सुरक्षित सौंप दिया गया। अब मैंने अपने ड्राइवर को मैंने कहा, तुम जीप को 4x4 में लगाओ और ये 4-5 जो मकान जो बता रहा है इनके चारों तरफ 2-3 चक्कर लगाओ। ये मैंने इसलिए किया क्योंकि जो अंदर आदमी हैं उनको ये महसूस हो जाए कि पता नहीं कितनी जीप आ गई हैं, और 4x4 लगाने से आवाज बहुत ज्यादा होती है। तो उसमें 3-4 जो चक्कर लगाने के बाद में मैं, एक मेरे साथ महेंद्र सिंह और दूसरा एक लाल सिंह, इन दोनों को मैंने लिया, मैंने और ड्राइवर को वहीं छोड़ा। अब हम एक मकान में घुसे तलाशी लेने के लिए। हमारी सबकी स्टेन गन और अपनी राइफल सब इनकी कॉक थी। पहला मकान देखा, कुछ नहीं मिला। दूसरा देखा, कुछ नहीं। तीसरा देखा, कुछ नहीं। जब चौथे मकान में गए तो उसमें भूस की कोठरी थी, बिल्कुल अंधेरा गुप्त। हमने कहा इसमें तो अंदर घुसना ठीक नहीं है, तो हमने बाहर से आवाज दी कि जो कोई अंदर है बाहर आ जाए, नहीं तो हम गोली चला देंगे, चारों तरफ से आप गिरे हुए हैं। जैसे ही मैंने 4 या 5 तक गिनती गिनी तो एक आदमी अंदर से बाहर आया, हाथ ऊपर खड़े हुए। मैंने फौरन उसके हाथ बांधे, आंखों में पट्टी बांधी। मैंने कहा क्या नाम है? कहता है सर अलफदीन। मैंने फौरन उसको जीप में भेज दिया। उसके बाद में फिर मैंने, जब ये दोनों वापिस आ गए, फिर मैंने गिनती गिननी शुरू की। फिर एक आदमी और बाहर आया, उसका भी मैंने रिहर्सल किया। क्या नाम है? सर जलालुद्दीन। उसको भी वैसे आंखें बांध के और उसको मैंने जीप में अंदर डाल दिया। जब तक मेरे कंपनी कमांडर ज्वाइन कर चुके थे, मेजर जसविंदर सिंह, मैंने लाकर उनको हैंड ओवर कर दिया। अब दोनों को दोनों कांप रहे थे बुरी तरह कि हमको मार दिया जाएगा। कल हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, ये है वो है, बहुत बहुत परेशान, बहुत। मैंने कहा देखो, तुमको कुछ भी नहीं किया जाएगा, तुमको कोई हाथ नहीं लगाएगा। हम जेनेवा कन्वेंशन के हिसाब से चलते हैं, तुमको हम हैंड ओवर कर देंगे हेडक्वार्टर को। उसके बाद में जैसा होगा तुमसे पूछा जाएगा, वो पूछेंगे। तो रात को हमने उनको वहीं कैद रखा, दूसरे दिन जाके हमने हैंड ओवर कर दिया। कर्नल योगेंद्र सिंह एक बहादुर फौजी होने के साथ साथ एक अच्छे और नेक दिल इंसान भी हैं। उनकी मान्यता है कि मनुष्य को उसके अच्छे या बुरे कर्मों का फल अवश्य मिलता है। उनका कहना है कि उन पाकिस्तानी सैनिकों के साथ कोई अनुचित व्यवहार न करने पर ईश्वर द्वारा उनकी इस नेकी का दिया गया प्रतिफल उन्होंने अपने जीवन में साक्षात देखा है। ये एक ऐसा हादसा है जो मैं कभी भूल नहीं सकता, और मुझे इस चीज का ध्यान आता है आज भी, जबकि 50 साल से ज्यादा ही हो गए हैं, कि उनको ना मारने का और उनको ठीक से बिहेव करने का आज मुझे उसका फल भगवान ने अपने आप दिया। मेरा एक ही लड़का, उसको ब्लड ट्यूमर हो गया, ब्रेन ट्यूमर, और डॉक्टर्स ने कह दिया 95% डेथ, 5% सब बच गया, तो कोई ना कोई उसको डिसेबिलिटी हो जाएगी। आज जो वो बिल्कुल ठीक है, और आज इस टाइम पर वो वाइस प्रेसिडेंट है टेलीनॉर का। 4 लाख रुपए पर मंथ उसको पे मिलती है। ये उन 2 आदमी की दुआएं थी जो आखिर तक मुझे देते हुए गए। डोगराई की लड़ाई एक बड़ी और मशहूर लड़ाई रही। इस लड़ाई का गौरवशाली इतिहास हमारी 3rd जाट के द्वारा लिखा गया था। कर्नल योगेंद्र सिंह की सिग्नल कंपनी को आदेश मिलता है कि कंपनी की ओर से एक अधिकारी तुरंत डोगराई के युद्ध क्षेत्र में जाए और वहां की डैमेज्ड कम्युनिकेशन लाइंस को रिपेयर करे। यहां भी योगेंद्र सिंह अग्रणी भूमिका निभाते हुए अपने अधिकारी से रिक्वेस्ट करके अपना डेपुटेशन ले लेते हैं कि रात को 9 बजे टेलीफोन आया कि साहब डोगरे के ऊपर अटैक हो रहा है और हमारी कम्युनिकेशन कट गई। तो मेरे कंपनी कमांडर ने कहा कि आप नायब सूबेदार ओंकार सिंह को लाइन पार्टी के साथ में भेज दें। फिर मैंने उससे कहा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मुझे आगे भेजा जाए और नायब सूबेदार ओंकार सिंह को नहीं भेजा जाए। तो उन्होंने थोड़ी देर सोचा, कहते हैं ओके तुम जाओ। उसी रात को और मैं जवानों के साथ में बैठ के, जहां बड़ी जबरदस्त लड़ाई चल रही थी डोगरे में, मैं उसके लिए रवाना हो गया। लाहौर सेक्टर का ये वो इलाका था
जहां उस समय घमासान लड़ाई चल रही थी। योगेंद्र सिंह बताते हैं कि यहां उन्होंने मौत को अपने पास से गुजरते हुए देखा, जब तोप के गोले का एक हिस्सा उनकी जीप की विंड स्क्रीन को तोड़ते हुए उनके सिर के पास से पीछे निकल गया। मेरा ड्राइवर जो था नूरुद्दीन पाटिल, पाकिस्तान में जिस जगह मैं जा रहा था वहां कच्ची सड़क थी, बहुत बेकार हालत, और मेरे बाईं तरफ और दाहिनी तरफ दोनों तरफ टैंक चल रहे थे, और वो टैंक जो थे वो हमारे हिंदुस्तानी थे, हम अटैक कर रहे थे। उसी टाइम पर एक तोप के गोले का स्प्लिटर जीप की विंड स्क्रीन में से होकर सीधा पीछे निकल गया। ये मैंने खुद देखा है कि मौत किस तरह से सामने से आती है और कैसे निकल जाती है। ये हम सबको पता है कि उस समय पाकिस्तान के पास हमसे बेहतर एयरक्राफ्ट थे, लेकिन हमारे छोटे से नेट विमान ने कैसे पाकिस्तानी आधुनिक सेवर जेट को छकाया, उसका एक चश्मदीद वाकया सुनाते हुए योगेंद्र सिंह कहते हैं, इसी तरह बरकी सेक्टर में हमारी साउंड रेजिंग ट्रिप था, उसकी लाइन तो मैं जब ठीक करने के लिए जा रहा था तो मैंने देखा कि 2 सेवर जेट पाकिस्तान के अटैक करने के लिए आया। उन्होंने स्ट्राइफिंग की, गोलियां बरसाई। मैंने पोजीशन ले ली, आदमी को भी पोजीशन दिला दी, जीप को मैंने पेड़ के नीचे खड़ा कर दिया। इतनी देर में देखा हमारा हिंदुस्तानी नेट छोटा सा आया और दोनों हवाई जहाजों के बीच में यूं करके ऊपर घुसता रह गया, यूं चला गया। वो दोनों के दोनों उसके पीछे पड़े, फिर वो यूं करके फिर गोलियां बढ़ गए। मैं देख रहा हूं उस अकेले नेट ने इन दोनों पाकिस्तानी सेवर जेट को मेरी आंखों के सामने पाकिस्तान को भगा दिया। ये चीजें ऐसी हैं, हमारे यहाँ ये बहुत खुशकिस्मत होते हैं जिनको ऐसे नजारे देखने को मिले। इसको बोलते हैं डॉग फाइट। तो मैंने डॉग फाइट देखी है। एक सैन्य अधिकारी के रूप में तो योगेंद्र सिंह ने देश को अपना जीवन समर्पित किया ही था, किंतु इसके अलावा एक पुलिस अधिकारी के रूप में भी उन्होंने देश को अपनी सेवाएं दी। उस जमाने में क्या था कि 3 ऑफिसर्स इंडियन आर्मी से सिलेक्ट होते थे जो कि पुलिस में भेजे जाते थे डेपुटेशन को। एक अंडमान निकोबार पुलिस जाता था, एक दिल्ली पुलिस जाता था और एक हिमाचल पुलिस जाता था। मैं उन खुशनसीबी में से था कि मैं हिमाचल पुलिस के लिए एज ए सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस शिमला भेज दिया गया अक्टूबर 67 में। मेरा 2 साल का ये डेपुटेशन था, लेकिन मेरा कुछ काम इतना बढ़िया था कि मेरा टेन्योर 3 महीने करके 3 बार बढ़ गया। मैं वहां 2 साल 9 महीने एसपी शिमला रहा। कर्नल योगेंद्र सिंह अपने जीवन को धन्य मानते हैं जो देश के काम आ सका। उनका मानना है कि एक सैनिक का फर्ज और सपना तभी पूरा होता है जब उसे लड़ाई के मैदान में जाने का मौका मिलता है। हर एक फौज के अंदर हर एक जवान का, हर एक ऑफिसर का एक ही तमन्ना रहती है कि वो लड़ाई में भाग ले, खुद उनको देखे। मेरी ये तमन्ना पूरी हुई और मैं बड़ा खुशनसीब हूं कि मैंने एक्टिव पार्ट लिया। जो मैं आज 50 साल के होके और 79 साल की उम्र पे रह के अब भी ऐसा लगता है जैसे कि मैं लड़ाई के मैदान में हूं। वहां पर ये सोचना कि घर की याद आती है, ये बिल्कुल गलत है। कुछ याद नहीं आता, कुछ भी याद नहीं रहता। मतलब एक ही चीज रहती है, देश, देश और देश, बस। कर्नल योगेंद्र सिंह के विचारों और देश के प्रति उनकी सेवाओं के लिए देश का नमन। अपनी अगली कड़ी में हम पुनः हाजिर होते हैं देश के एक और सपूत की गर्व और रोमांच से भरी कहानी लेकर, अपनी इसी श्रृंखला के अंतर्गत जिसका नाम है एक सलाम वतन के नाम। तब तक के लिए सुरेश ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार। एक सलाम वतन के नाम, 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 एक सलाम वतन के नाम।